आज 26 अगस्त 2025 है और सूरज अस्त होने के साथ ही आनंद मोहन की 40 साल की सरकारी सेवा का भी अस्त हो रहा है। आज उनकी नौकरी का आखिरी दिन है, यानी सेवानिवृत्ति। आनंद मोहन ने अपनी सेवानिवृत्ति की पार्टी रखी है, जिसमें उन्होंने अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और कॉलोनी के लोगों को आमंत्रित किया है। शाम को आनंद मोहन अपने कमरे में पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। अपनी पत्नी तारा देवी से कहते हैं, तारा, 40 साल तक तुमने मेरा और मेरी नौकरी में मेरा साथ निभाया है, इसी तरह तुम पूरी जिंदगी मेरा साथ निभाना। आनंद मोहन अपनी पत्नी को छेड़ते हुए कहते हैं, देखो, शादी के 40 साल तक तुमने मेरी ज़िंदगी को अपने काबू में रखा है, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी की लगाम अपने हाथों में वापस ले रहा हूँ। आखिर आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, तो मैं ही तय करूँगा कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, कौन सी शर्ट पहननी है, कौन से कपड़े पहनकर बाहर जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है। और आज मेरे सेवानिवृत्ति की पार्टी है, तो मैं अपनी पसंद के ही कपड़े पहनूंगा। आज तुम टोकोगी नहीं श्रीमती जी। तारा देवी मुस्कुराती हुई कहती हैं, ठीक है, आज तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, आज तुम आज़ाद हो। आईने के सामने खुद को निहारते हुए आनंद मोहन सोच रहे हैं, मैंने अपनी सारी जिंदगी एक डाकिये की नौकरी की है। पहले एक दूर के कस्बे में रहता था, जहां मेरी और तारा की शादी हुई थी। फिर हम प्रयागराज शहर में आकर बस गए और इसी शहर में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। अपनी डाकिये की नौकरी में मेरा बेटा सुमित कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे, फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगे। लोग घरों से फ्लैट में आकर बस गए, ना जाने कब परिवार बिखरने लगे। माँ बाप एक घर में, बेटा बहू दूसरे घर में। समझ नहीं आता था कि घर कब छोटे होते चले गए और घर छोटे हो रहे थे या लोगों के दिल। समझ ही नहीं आता। यह तो भगवान की दया थी कि मेरा परिवार ऐसा नहीं था। मेरा बेटा सुमित और उसकी पत्नी नेहा हमारे साथ ही रहते थे। मेरा बेटा सुमित पढ़ने में बहुत होशियार था, पढ़ लिखकर एक बड़ा अफसर बन गया था। घर तो छोटा था, लेकिन काम चल जाता था। मेरा 7 साल का पोता आरव बहुत शरारती था। उसकी इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कभी भी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। कभी मेरे पास पूछने आता तो मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि आज के ज़माने में अंग्रेजी को आप आसान करके क्यों पढ़ाने लगे। हमारे समय में तो ABCD करते ही पढ़ते थे। नौकरी की वजह से अपने पोते को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था। हालांकि तारा अपने पोते को पूरा समय देती थी, उसे अपने साथ सुलाती थी, खूब सारी कहानियाँ सुनाती थी। मैं भी सोचता था, मेरा जब सेवानिवृत्ति हो जाएगा तो मैं अपने पोते के साथ खूब समय दूंगा, क्योंकि नौकरी के चक्कर में सुबह काम के लिए निकल जाता था। शाम आते आते पूरी तरह से थक जाता था। थोड़ा बहुत घर में बातचीत करता, उसके बाद सो जाता था, क्योंकि सुबह फिर से नौकरी पर जाना होता है। अब तो मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। सेवानिवृत्ति की शानदार पार्टी दे रहे हैं। एक दिन आनंद मोहन हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी उनका पोता आरव आता है। कहता है, दादाजी आप रिमोट मुझे दे दो, मुझे अपना मोटू पतलू वाला कार्टून देखना है। आनंद मोहन अपने पोते आरव से कहते हैं, बेटा तू बता तुझे क्या चाहिए। आज दादाजी तेरे पसंद का कोई उपहार लेकर के आएंगे। मैं ठहरा एक डाकिया हमेशा चिट्ठी की ही भाषा समझता था, इसलिए अपने पोते से कह दिया कि तुम्हारी जो भी ख्वाहिश हो मुझे चिट्ठी में लिख करके बता देना, वही गिफ्ट तुम्हारे लिए ले करके आ जाऊंगा।
आरव कहता है, दादाजी आप कितने पुराने ज़माने के हो। आज का ज़माना कितना आगे बढ़ गया है और आप अभी भी चिट्ठी पर ही अटके हैं। अब तो चिट्ठी वाला टाइम चला गया है। मैं अपने पोते की बात सुन करके सोचने लगा, आरव सही तो कह रहा है। अब वो ज़माना थोड़ी ना रहा जहाँ सादे पोस्ट कार्ड के साथ 50 पैसे का टिकट लगाकर हर पीला लिफाफा पोस्ट ऑफिस में दिया जाता था और ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी को आगे बढ़ाता था। कितने लोगों की खुशी और गम छुपे होते थे। पत्नियों से दूर गए अपने पतियों के प्यार में डूबी बातें सुनता था। तभी उसने राखी बंध करके आई थी। चिट्ठियाँ तो हमारे देश की शान होती थी। हमारे हाथों से लिखा हुआ हमारा कागज़ का एक टुकड़ा कितनी खबरों को संजोए एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंचा जाता था। सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी हमसे बातें करता था। हमारी आंखों में आंखें डालकर कहता था, तुम कब आओगे। फिर एक दिन कंप्यूटर और इंटरनेट का ज़माना आ गया। लोग ईमेल करने लगे। अब तो पेन और कागज़ की जगह कीबोर्ड ने ले ली। अब तो हाथ से चिट्ठी लिखने के बजाय मैसेज से बात होने लगी। मेरा बेटा सुमित अच्छी नौकरी करता था और मेरी बहू नेहा भी बहुत अच्छी थी। पूरे घर को उसने संभाला हुआ था। पढ़ी लिखी समझदार बहू है मेरी। उसको बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक है, इसलिए घर पर बच्चों को कोचिंग पढ़ाती है। खैर, सेवानिवृत्ति की पार्टी के लिए मैं तैयार होने लगा, लेकिन एक के बाद एक मैंने 6 जोड़ी कपड़े बदल डाले और करीब करीब आधा घंटा लगा लिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या पहनूं। थककर मैंने अपनी पत्नी तारा को बुला लिया। जब मैंने उसे अपनी शर्ट को पसंद करने के लिए बुलाया तो वह तो मेरे कमरे में इस तरह से मुस्कुराते हुए आ रही थी जैसे उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया हो। इस तरह से मुस्कुराते हुए जब तारा आ रही थी तो मैं देख रहा था कि जब मैं ब्याह कर आया था तो तारा मात्र 21 साल की थी और 21 साल की तारा कब दादी बन गई पता ही नहीं चला मुझे। आज भी वो दिन याद है जब पोस्ट ऑफिस के पास ही मेरा घर था और उसी लाइन में तारा का भी घर था और वह पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए आया करती थी। मैं तारा को हमेशा देखता रहता था। कुछ दिनों बाद मैं जानबूझकर अपने घर के बाहर खड़ा हो जाता था और उसके आने का इंतज़ार करता था। पता चला कि वह तो मेरी बहन रीना की ही दोस्त है। मेरे घर में उस समय मेरी शादी की चर्चाएं जोरों से चल रही थी। सभी लोग मेरे लिए लड़की ढूंढने में लगे हुए थे। मैंने अपनी बहन को थोड़ा सा बताया। मेरी बहन ने तारा से पूछा तो तारा ने कहा, अपने भाई से कहना चिट्ठी लिखें, सोचकर बताऊंगी। और उसके कठिन टेस्ट में मैं पास हो गया और हमारी शादी हो गई। इसी समय प्रयागराज में पोस्टमैन की जगह निकली तारा की चिट्ठी। प्रेम के कारण मैं पोस्टमैन बन गया। साइकिल लेकर मैं खुशी खुशी प्रयागराज शहर की गलियों में घूमता फिरता, घर घर में चिट्ठी देता फिरता। ऐसा लगता जैसे कोने कोने में बैठे हुए लोगों को मैं चिट्ठी के माध्यम से जोड़ रहा हूँ। मैं चलता फिरता टेलीफोन सा बन गया था। सभी लोग चिट्ठियों का इंतजार करते थे। मैं गलियों से निकलता था तो लोग मुझे रुक कर पूछते थे, कहीं मेरे नाम की चिट्ठी तो नहीं आई है। मैं उस समय लोगों का इंटरनेट हुआ करता था। हमारे घर में चिट्ठियों का खेल बहुत दिलचस्प है। जैसे ही मैं सेवा निवृत्ति की पार्टी के लिए तैयार होकर के हॉल में आया तो लीजिए, फिर मेरी मेज पर एक चिट्ठी पड़ी थी। खोल कर देखा, मेरे बेटे सुमित ने लिखी थी। लगता है हैप्पी रिटायरमेंट वाला कार्ड भेजा है, लेकिन उसने तो लिखा है कि वह घर छोड़कर अलग रहना चाहता है। सेवानिवृत्ति के फंक्शन में जाने के लिए अपनी पत्नी तारा के हाथों से चुनी हुई कमीज पहने आनंद मोहन चिट्ठी को हाथ में पकड़े हॉल में
खड़े हैं, हाथ पैर कांप रहे थे। सुमित ने अपने हाथ से एक सफ़ेद सादे पन्ने पर मुझे चिट्ठी लिखी थी। उसकी लिखाई तब से बस थोड़ी ही खराब हुई थी जब से स्कूल के दिनों में उसके साथ बैठकर ब्राउन पेपर की कॉपी पर उसे सुमित लिखना सिखाया था। उसने लिखा, पिताजी, कई महीनों से सोच रहा हूँ कि मैं यह बात आपसे कहूँ, लेकिन कहने की हिम्मत ही नहीं हुई, तो आपसे यह चिट्ठी लिख कर दे रहा हूँ। मेरी पत्नी का बीएड में सिलेक्शन हो गया है। कुछ ही दिनों में उसको ट्रेनिंग के लिए जाना है, तो हमें अपना अलग घर लेना पड़ेगा और अलग घर में जाकर ही रहेंगे, क्योंकि उस घर में मैं एक फुल टाइम मेड रखूँगा। आरव को संभालने के लिए किसी न किसी को तो ज़रूरत पड़ेगी ही, और जब मेरी पत्नी नौकरी करेगी तो उसे भी एक मेड की ज़रूरत होगी जो उसके हिसाब से घर में खाना बना सके, काम कर सके। वैसे भी अब आरव बड़ा हो रहा है, उसके लिए भी एक कमरा चाहिए। हमारा पुराना घर तो इतना बड़ा नहीं है कि हम सब एक साथ रह सकें, इसलिए मैंने अपना एक दूसरा घर खरीद लिया है जिसमें हम रहेंगे। उम्मीद है आपको हमारी बात बुरी नहीं लगेगी और आप हमारी बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। मैं बचपन से इस पुराने घर में ही रहा हूँ, इसी घर में बड़ा हुआ हूँ और पढ़ लिख कर इतना बड़ा अफसर बना हूँ। इस घर को छोड़ने का दिल तो नहीं करता है, लेकिन आज के ज़माने में दिल से नहीं दिमाग से सोचना पड़ता है। मुझे आप गलत मत समझना, मैंने आपके लिए भी इंतज़ाम कर दिया है। हम दोनों चले जाएंगे तो आपका ख्याल रखने के लिए भी तो कोई चाहिए, इसीलिए मैंने आपके लिए भी एक नई मेड ढूंढ ली है जो आपके साथ रहेगी। और मेरा घर इसी शहर में है, ज़्यादा दूर नहीं है। जब भी आपको ज़रूरत होगी मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप भी हमारे पास आते जाते रहना। मैं यह सब बातें चिट्ठी में इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपके सामने मैं यह बातें आपसे नहीं कर पाऊँगा, अपनी बात को अच्छी तरह से नहीं रख पाऊँगा। आप मुझे गलत ना समझना, इसलिए मैं अपनी बात को चिट्ठी में लिखकर आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगर हम अलग अलग घर में रहेंगे तो हमें भी थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी, और अब तो आपका भी रिटायरमेंट हो रहा है तो अब आप भी परमानेंट घर पर ही रहेंगे। आपको भी एक बड़ा सा घर रहने के लिए मिल जाएगा। चिट्ठी को पढ़ करके आनंद मोहन झटके से सोफे पर बैठ जाते हैं और सामने छोटी प्लेट हटाकर कांच के गिलास में पानी भरते हैं और एक ही सांस में गट गट करते हुए पूरा पानी पी जाते हैं। थोड़ी देर में सेवानिवृत्त की पार्टी शुरू होने वाली है, लेकिन मेरे बेटे ने अपनी ज़िंदगी से पहले ही रिटायर कर दिया है। इसे पढ़कर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मेरे बेटे ने उम्र से पहले अपनी ज़िंदगी से मुझे निकाल दिया। मैंने अपने बेटे की लिखी हुई चिट्ठी को 2 से 3 बार पढ़ा। यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बेटे को मैंने इतने लाड़ प्यार से पाला, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट था उसी चीज़ की पढ़ाई करवाई, और जिसको मैं आज तक अपने बुढ़ापे का सहारा मानता था, वह बेटा मुझे एक झटके में छोड़ के जा रहा है। तारा देवी कमरे के बाहर निकल कर आई और सोफे पर बैठे हुए अपने पति को देखती हैं तो कहती हैं, आप इधर सोफे पर बैठे हो, मैं ऊपर से नीचे तक आपको देख कर आई हूँ। अरे पार्टी के मेहमान आने लगे हैं, चलो भी, अब इधर बैठकर क्या सोच रहे हो। अपनी पत्नी की आवाज़ सुन करके आनंद मोहन झटके से उठते हैं और अपने कपड़ों को और अपने हुलिये को
थोड़ा सा ठीक करते हैं, चिट्ठी को शर्ट की जेब में छुपा लेते हैं। आनंद मोहन हाल से उठकर अपने फेयरवेल फंक्शन में आ जाते हैं। एक छोटा सा स्टेज बना हुआ है जिस पर गुलाबी रंग का एक मेजपोश डाला है। उस पर गेंदे के फूल की माला है जो मुझे अभी अभी पहनाई गई थी। पानी की बोतल और कुछ तोहफे रखे हैं और एक सर्टिफिकेट भी रखा था जो मुझे अभी अभी मिलने वाला था। प्रयागराज शहर के विधायक श्री विजय प्रकाश जी का भाषण चल रहा था, लेकिन मैं अपने ख्यालों में गुम था। अपने ही सहयोगियों को देख रहा था जो मेरी ही उम्र के हैं और जिनका आगे चलकर सेवानिवृत्त होने वाला है। मेरा मन अपने सेवानिवृत्ति पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मुझे बार बार अपने बेटे सुमित की चिट्ठी में लिखे हुए उसके एक एक शब्द दिमाग में घूम रहे और मुझे वह दिन याद आ रहा था जब सुमित पैदा होने वाला था। छोटे बच्चों के आने की तैयारी करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जल्दी जल्दी तारा ने उसके छोटे छोटे कपड़े, छोटा सा कंबल, दूध की बोतल और पता नहीं क्या क्या तैयारी कर ली थी। मैंने अपने बेटे को अपनी हैसियत से ज़्यादा दिया है। खुद मैं पोस्ट ऑफिस की नौकरी साइकिल से करता था। कभी अपनी ज़िंदगी में मैंने एक मोटरसाइकिल भी नहीं खरीदी। कितने भी दूर जाना हो मैं साइकिल से ही चिट्ठियाँ बांटने जाता था। लेकिन अपने बेटे को एक बार बोलने पर मैंने बुलेट दिला दी। मेरे बेटे को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक़ था। उसको महंगे जूते खरीदने थे। मैंने उसकी पसंद के बहुत महंगे जूते खरीदवा दिए। उसके एक जोड़ी जूते में मेरे कम से कम 6 जोड़ी जूते आ जाते थे। सेवानिवृत्ति की पार्टी में एक के बाद एक भाषण चलते जा रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में तो वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तभी मेरे बगल में बैठे हुए गुप्ता जी मुझे झंझोड़ते हुए कहते हैं, अरे आनंद मोहन जी, आप कहाँ खो गए हैं? कितनी देर से आपको विधायक जी बुला रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं। आपका सेवानिवृत्ति है, आप भी स्टेज पर जाइए और अपने 2 शब्द बोलकर हमको धन्य कीजिए। मैं अपने सर्टिफिकेट और ट्रॉफी लेकर के घर पहुंचा तो तारा देवी मेरा इंतज़ार कर रही थी। दूसरे दिन मेरी शर्ट धोने के लिए पड़ी हुई थी। तारा देवी धोने से पहले उनकी जेब चेक करती थी, कहीं उसमें कुछ ज़रूरी कागज़ ना पड़ा हो। हमेशा की तरह आज भी उन्होंने मेरी जेब को चेक किया तो उसमें उन्हें एक खुली हुई चिट्ठी मिली, जिसको वह पढ़ने लगी तो पता चला यह चिट्ठी तो उनके बेटे सुमित ने लिखी है। चिट्ठी पढ़ लेने के बाद तारा देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाग भाग कर आनंद मोहन जी के पास जाती हैं और चिट्ठी दिखाते हुए कहती हैं, क्या देखो हमारे बेटे ने चिट्ठी में क्या लिखा है। मुझे तो तुम्हारे कल के चेहरे को देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि कुछ न कुछ ज़रूर है। तुम यही बात मुझे कल से छुपाने की कोशिश कर रहे हो। आनंद मोहन अपनी आंखों में आंसू लेके तारा देवी से कहते हैं, आज के समाज में हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन हम कुछ चीज़ें कभी नहीं सीख पाएंगे। जब हमारी बेटी की विदाई होती है तो बेटी के पिता तो बनना हम सीख जाते हैं, लेकिन बेटे को विदा करना हम सीख ही नहीं पाते। बेटी को विदा करने में हम अपना सौभाग्य समझते हैं। हम आदमी बाहर से चाहे कितने में मजबूत हों, पर असल ज़िंदगी में हम बहुत ही कमज़ोर होते हैं। औरतें हमसे ज़्यादा मजबूत होती हैं, अंदर ही अंदर तकलीफ़ सहती रहेंगी पर टूटती नहीं, पूरे घर को जोड़ कर रखती हैं। तारा देवी ने मुझे देखा और बोली, आप इतने उदास मत हो, मैं आपकी पसंद की अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। शाम हो गई है, हमारे बच्चे भी घर आने वाले हैं और हमारा पोता भी अपने डांस क्लास से आने वाला है। सभी लोग घर पर आ जाते हैं, लेकिन कोई आपस में बात नहीं करता है।
खाना खाते वक्त आनंद मोहन से रहा नहीं जाता है। आंखों से वह अपने बेटे सुमित से कहते हैं, बेटा मैं तो तुम्हें जमाने से अलग समझता था, लेकिन तुम भी औरों के जैसे ही निकले। तारा मेरे पास ही बैठ गई। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। मैंने तारा से कहा, उसने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, बस कह दिया कि हम जा रहे हैं। तारा देवी मुझे समझाते हुए कहने लगी, क्या गलत किया है? सुमित ने सही तो कर रहा है। मैंने अपनी पत्नी की तरफ हैरानी से देखा तो तारा ने कहा, कौन सा एहसान कर दिया हमने माँ बाप होने का ही तो फर्ज निभाया है। जो हमने अपने बेटे के लिए कहा किया वह हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए किया था, और वही हमारा बेटा भी अपने बेटे के लिए करेगा। यही तो संसार की रीत है, सभी यही तो निभाते आ रहे हैं, तो हमने क्या अलग कर दिया है? मैंने अपनी पत्नी से कहा, लेकिन वह तो घर छोड़कर जा रहा है। हम तो अपना घर छोड़ करके कभी नहीं गए। तुमने घर नहीं छोड़ा था, लेकिन गांव तो छोड़ा था। तुम्हारे पिताजी का भी तो बुरा लगा होगा, लेकिन किसी और के लिए नहीं तो नौकरी के लिए ही छोड़ा है। अपने घर पैसे भेजने के लिए छोड़ा है। तारा ने कहा, जमाना बदल गया है, अब यह बदलाव बुरा तो नहीं होता। अब हर बदलाव बुरा तो नहीं होता है। बेटा दूसरे घर में जा रहा है, वह इसी शहर में रहेगा, हमसे मिलता जुलता रहेगा। हमारी उसने पूरी व्यवस्था कर दी है। उसके बाद ही वह दूसरे घर में जा रहा है। कम से कम इतना तो सोच रहा है हमारे बारे में। और अभी हमारे हाथ पैर चलते हैं, जब नहीं होगा तब तो देखेगा ही वह हमें। कुछ सालों तक उसको भी अपने हिसाब से रह लेने दो, उसका भी समय है। अगर वह अलग घर में रहेगा तो इसका मतलब यह तो नहीं कि वह हमसे प्यार नहीं करता है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतना अच्छा बेटा मिला है। तुमने डाइनिंग टेबल पर उसको इतना कुछ सुनाया, उसने तुमसे पलटकर कुछ भी नहीं कहा। वह तो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। अगर चाहता तो खुद सामने आकर के तुमसे अलग रहने में बात कर सकता था, लेकिन उसने तुमसे सामने आकर बात नहीं की, बल्कि चिट्ठी में लिख करके बात बताने की कोशिश की। खुदगर्ज मत बनो, जिसमें उसकी खुशी है उसमें हमारी खुशी है। अभी कमरे में आरव आता है और कहता है, दादाजी चलो आज मैं आपको ईमेल करना सिखाता हूँ। मैं ज़माने के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा और अपने पोते के साथ बैठ करके मैसेज और ईमेल भेजना सीखने लगा। तारा देवी की बातों और पोते आरव की पहल से आनंद मोहन के मन को काफ़ी शांति मिली। उन्हें एहसास हुआ कि बदलाव जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकारना ही बेहतर है। उन्होंने आरव के साथ बैठकर ईमेल और मैसेज भेजना सीखा, जिससे उन्हें दुनिया से जुड़े रहने का एक नया तरीका मिला। उन्होंने पाया कि डिजिटल माध्यम से भी लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। सुमित और नेहा कुछ दिनों बाद अपने नए घर में चले गए। आनंद मोहन और तारा देवी ने उन्हें खुशी खुशी विदा किया। वे अब आरव को पढ़ाने और उसके साथ समय बिताने में अधिक समय व्यतीत करने लगे। सुमित और नेहा अक्सर उनसे मिलने आते और वीडियो कॉल पर भी बात करते रहते। आनंद मोहन को यह देखकर खुशी होती कि सुमित और नेहा अपने नए घर में खुश हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आनंद मोहन और तारा देवी ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद समाज सेवा के कार्यों में भी हाथ बटाना शुरू किया। उन्होंने अपने पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, खासकर उन बच्चों को जिन्हें अंग्रेजी सीखने में कठिनाई होती थी। आनंद मोहन जो पहले केवल चिट्ठियों की भाषा समझते थे, अब बच्चों को कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करना भी सिखाने लगे। धीरे धीरे आनंद मोहन ने महसूस किया कि सेवानिवृत्ति का मतलब जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की लगाम अपने हाथों में वापस ले ली थी, जैसा कि उन्होंने तारा देवी से कहा था, लेकिन अब वे
इसे एक अलग तरीके से चला रहे थे। वे अपने परिवार के साथ थे, समाज के लिए कुछ कर रहे थे और हर दिन कुछ नया सीख रहे थे। उन्होंने यह भी समझा कि प्यार और रिश्ते दूरियों से नहीं मिटते बल्कि दिल से जुड़े रहते हैं, चाहे माध्यम कोई भी हो, चिट्ठी, फ़ोन या ईमेल। आनंद मोहन और तारा देवी का जीवन अब और भी अधिक संतोषजनक और पूर्ण था, क्योंकि उन्होंने बदलाव को स्वीकार कर लिया था और उसके साथ चलना सीख लिया था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।